बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इससे पहले वाला जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। तो आज हम ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, और ये मैं आपको बुक से इसलिए कराऊंगी क्योंकि ये जो है दोनों पेजेस जो हैं ये काफ़ी थ्योरी वाले हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, ठीक है। इसके अलावा जो इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको अलग से शेयर भी कर दूँगी। अपने हाथ में एक पेज रखें जिस पे आप नोट डाउन करते जाएँ या बुक पे ही लिखते जाइए जो भी पॉइंट है। In 1911, Rutherford performed an experiment to in order to know the arrangement of electrons and proton in the atoms. तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जॉन डाल्टन हमें बता दिया था कि ये एक सर्कुलर जो है ये स्ट्रक्चर होता है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और इसके जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन रदरफोर्ड ने फर्दर हमें इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं और प्रोटॉन किस तरह अरेंज होते हैं एटम्स में। तो चलिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। तो इसमें रदरफोर्ड ने सबसे पहले बेटा क्या लिया कि इन्होंने गोल्ड की एक फॉयल ले ली, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल होती है उतनी ही बारीक गोल्ड की एक फॉयल ले ली, जो कि उसकी थिकनेस कितनी थी 0.00004 सेंटीमीटर। यानी कि आप इससे इसकी थिकनेस की अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन 4 × 10⁻⁻1 2 3 4 5 -5 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी ज़्यादा बारीक होगी उसकी गोल्ड की। जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर आप यूँ समझें। तो टिश्यू पेपर की तरह की ये आपको नज़र आ रहा होगा येलो से कलर की गोल्ड फॉइल ले ली, और इसके गिर्द उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने डिटेक्टर लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया कि इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जिससे रेडिएशंस निकल रही थी, यानी कि बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो उसको फॉल कराया गया इस फॉइल के ऊपर, ताकि देखने के लिए कि इसमें अगर कोई हमारे पास एटम जो भी है वो किस तरह का है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से का है इस गोल्ड फॉइल का। तो अब एक सोर्स चाहिए थी हमें अल्फ़ा पार्टिकल के। जब पार्टिकल्स के बारे में, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है बेटा, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ होती हैं, ये रेज़ होती हैं और ये पार्टिकल नेचर भी है इनकी। तो ये बहुत एनर्जेटिक होती हैं, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक रेज़, दे वेरी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, और जो बहुत फोर्स से और बहुत तेज़ी से जाती हैं, और ये इनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं ना ये यूज़ होते हैं हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हम किससे इसको गोल्ड फॉइल को हीट करा रहे हैं, यानी कि आप यूँ समझें कि हम एक टिश्यू पेपर को हीट करेंगे एक बहुत बड़ी बॉल के साथ। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बहुत बड़ी बॉल टिश्यू पेपर से टकराएगी तो टिश्यू पेपर का क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन वो बहुत डिफरेंट आई, ठीक है। आप अल्फ़ा पार्टिकल्स तो एक हैवी पार्टिकल्स थे, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स थे, और गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन थी। अब गोल्ड क्या चीज़ है, गोल्ड एक मेटल है, और मेटल के जो आपको मालूम है मेटल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, और उनके जो होता है कि उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम उनमें जो उनके गोल्ड का क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इन्होंने गोल्ड को चॉइस किया। और गोल्ड क्योंकि इनर्ट है, स्टेबल है, इस वजह से इसको इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कहें कि जी हम गोल्ड के अलावा और कौन सा मेटल ले सकते थे, तो हम सिल्वर ले सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए कि अल्फ़ा पार्टिकल के साथ जब अब हम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे तो नहीं ना मिल रहे होते हैं, तो इनकी सोर्स होती है, इनकी कहाँ से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव जो है सब्सटेंस से निकलते हैं। तो सोर्स के अल्फ़ा पार्टिकल की रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ना अगर हम उसको वैसे ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो रेज जो है वो चारों तरफ जाएंगी, ठीक है। तो उनको फोकस करने के लिए कि कोई ख़ास पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो निकलें, उसको एक लेड ब्लॉक के अंदर, एक लेड शील्ड के अंदर रख दिया गया ताकि वो चारों तरफ ना जाएं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी मतलब कोई नुकसान भी ना पहुंचाएं, बल्कि वो फोकस करेंगे सिर्फ उनके एक डायरेक्शन में वो रेज़ निकलेंगी और उसको हिट करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसकी डायरेक्शन में उन्होंने उसको सेट कर दिया सोर्स को, और वो पूरा रेस जो थी बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो थी वो हिट की किस पर, उस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पर, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ही यूज़ अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। अब ये पोलोनियम क्या है, पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम, जस्ट लाइक यूरेनियम। और ये जो है डिसइंटीग्रेट होकर, डिसइंटीग्रेट कहते हैं कि ये
टूटता है जब, तो इसमें से क्या निकलते हैं, कौन सी रेज़ निकलती हैं, अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई डेट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं, बीटा और गैमा, ठीक है। तो अल्फ़ा आपकी हो गई हीलियम न्यूक्लियस हो गई, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और गैमा रेस क्या होती हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन होते हैं, और जो कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल, नो चार्ज, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा गैमा, तो अब अल्फ़ा रेज़ जो थी ये सिलेक्ट की गई कि क्योंकि ये ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन पावर है, ज़्यादा डबल चार्ज है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो अब क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन क्या हुई, यानी ये तो एक्सपेरिमेंट तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको हिट कराया। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स जो थे दे पास थ्रू द फॉइल, उन्होंने क्या किया, वो पास हो गए फॉइल में से। ओनली फ्यू पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, यानी कि कुछ उन्होंने स्लाइटली डिफ्रैक्शन हुई, कोई यहाँ गया कोई यहाँ गया, थोड़ा सा उन्होंने एंगल चेंज किया। लेकिन 1 in a million मीन्स कि बहुत सारे रेस में से सिर्फ एक जो थी उसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो ग्रेटर देन 90 थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन थी स्ट्रेट पाथ से। अब ये परफॉर्म की सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग थिन फॉइल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड बल्कि बहुत सारे और भी मेटल्स देख के उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन जो थी वो उन्होंने ऑब्जर्व की। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट्स, और सिमिलर रिजल्ट्स मिले। नाउ अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है, यानी एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, और फिर कंक्लूजन ये था कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो आपका एटम है उसमें ज़्यादातर क्या है, स्पेस मौजूद है, ठीक है। स्पेस कहाँ होगी, न्यूक्लियस और शेल के बीच में। यहाँ क्या है, ये क्या है बेटा, आपकी स्पेस, ठीक है, स्पेस। तो ये जो है बहुत सारी जो अल्फ़ा रेस थी वो इन स्पेस से गुजरी, तो वो सीधा सीधा चली गई। डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 जो थे वो जो शो कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि ये क्यों, कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव इन द सेंटर, इन द एटम, कोई चीज़ पॉजिटिव है जिससे जब ये पॉजिटिव रेज टकराई, कौन सी, हीलियम डबल पॉजिटिव चार्ज रेज जब टकराई हैं तो इनकी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन होकर आए, यानी कि कोई रिपल्शन, जिसे आप कहते हैं पॉजिटिव की क्या हो गई, रिपल्शन। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये जो थी उनसे उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और ज़रा सी डिफ्लेक्शन, थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट होते गए, ठीक है। मैसिव अल्फा पार्टिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा हाई हैवी वेट के, यानी मैसिव यानी ज़्यादा मैस के अल्फा पार्टिकल्स होंगे तो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन का तो इतना मैस नहीं है ना, तो उसका तो डबल मैस होता है। On the basis of conclusion drawn from this experiment, Rutherford proposed a new model for an atom. He proposed a planetary model just like a solar system, जिसमें हम कहते हैं कि सेंटर में सन है और प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। An atom is a neutral particle. Basically atom क्या है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव इन द सेंटर और नेगेटिव आउटसाइड। The mass of an atom is considered in a very small, dense, positively charged region in the center, which is called nucleus. The electrons are revolving around the nucleus in the circles, and these circles are called orbits or shell. The centripetal force due to the revolution of electrons balances the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons. ये मैंने आपको बात समझा दी थी कि जिस तरह आप एक बॉल लेके रस्सी के साथ उसे घुमाते हैं तो जस्ट लाइक वो कौन सी फोर्स होती है जो उसको कहती है कि बाहर की तरफ गिरो और सेंटर से, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और कौन सी फोर्स होती है जो कहती है कि अंदर की तरफ गिरो, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं और एक चीज़ आपकी मूव करती रहती है इन सर्कल। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड, अब इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे। डिफेक्ट्स ये थे कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी एमिट करेगा और वो कंटिन्यूसली एमिट करेगा। अगर वो कंटिन्यूसली एमिट करे वाइल मूविंग तो क्या होगा कि अंटिल द ऑर्बिट जो है वो स्मॉलर हो जाएगा और इट वुड बी फॉल इन द, यानी कि वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा एंड दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहाँ पर है, जैसे कि आपने देखा है आपके पास है, या आपके फॉर एग्जांपल ये आपकी सनलाइट है, ये आपकी, ये मैं यूँ कर देती हूँ, सनलाइट है, इसके गिर्द आप प्रिज्म रखते हैं, प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको 7 कलर्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है, 7 कलर्स नज़र आते हैं। ये 7 कलर्स जो होते हैं आपको कौन सा स्पेक्ट्रम देते हैं,
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो आप, लेकिन जब हम किसी, जैसे आप अगर हम हाइड्रोजन लैम्प को प्रिज्म से या किसी भी उससे गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर डिटेक्टर है तो आपको लाइंस नज़र आती हैं, इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूस और लाइन में यही फ़र्क है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आप दो कलर्स के बीच में लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, वो लगता है डिफ्यूज़ हो गए, कलर मर्ज हो गए एक दूसरे में। आपको सिर्फ ब्लू, रेड, येलो, ये आपके पास आपको होता है ना, ये क्या होता है, वेब गॉयर होता है, यानी वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये आपको कलर्स डिफ्यूज़ होते हैं, यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आपको लाइंस नज़र आती हैं, लाइन, आप लाइन की तरह आपको यहाँ पर कलर नज़र आएगा। अभी कलर वैसे नहीं होते मल्टी के, वो जो आपका विजिबल लाइट दे रहे, ये हाइड्रोजन लैम्प से लाइट आती है, तो ये सिंगल आपकी उसकी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये आपके पास वाइट और ब्लैक होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो ये रदरफोर्ड नहीं बता सका। दूसरा आपके पास बोहर फॉर्मुलेटेड द न्यू एक्सप्लेनेशन न्यू थ्योरी टू रिमूव द डिफेक्ट्स। अब रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स दूर करने के लिए किसने एटॉमिक थ्योरी थी, बोहर ने। ये भी बेटा मैंने आपको इसके भी कुछ पोस्टुलेट समझा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ फटाफट ये रिवाइज कर लेती हूँ। इन 1913 नील बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर एन एटम दैट वाज कंसिस्टेंट विद द रदरफोर्ड्स मॉडल, बट इट आल्सो एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। पहला, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। ये मैंने आपको बात बताई थी कि हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी, ये नहीं कि एनर्जी इमिट हो रही कॉन्टिन्यूसली, ऐसा कुछ नहीं है। सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि अगर आपके पास ये एक एटम है, ठीक है, ये बीच में आपके पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिट, किस शेल की एनर्जी ज़्यादा है। जितना आप दूर, डिस्टेंस आपका जितना इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, जितना जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है बेटा, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन द मोर द एनर्जी इट हैज़। The electron revolves only in those orbits for which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h over 2 pi, where h is the Planck constant। ये आपको मैंने समझा दिया था। लाइट इज़ एब्जॉर्ब एंड, अच्छा अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके हायर लेवल में जाते हैं तो क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जब आप किसी एटम के ऊपर लाइट फॉल करते हैं, ये लाइट आपने फॉल की एक एटम के ऊपर, तो ये जो एनर्जी है ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही उसके पास एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इट विल जंप इनटू द हायर लेवल, वो हायर ऑर्बिट में जाके जंप करेगा, राइट, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी इस लेवल से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और लेकिन वो वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसके पोजीशन, जगह कहाँ है, इस और ऑर्बिट में, तो इट विल इवेंचुअली कम्स बैक, वो क्या होगा, वो वापस आ जाएगा और एमिट करेगा डैट लाइट विच इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड। जो उसने एब्जॉर्ब की थी वो लाइट क्या कर देगा, एमिट कर देगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की सूरत में, वो लाइट की सूरत में वही एनर्जी एमिट कर देगा, और ये बहुत सेकंडों में होगा, बहुत इंस्टेंटली होगा। ठीक है, electron present in particular orbital does not radiate energy. The energy of the light emitted is exactly equal to the difference between the energies of the orbit. अब ये लाइट कैसी है, कितनी है, it depends कि आपके पास क्या, आपके पास एनर्जी डिफरेंस है। अब आपके पास जो ये जो पहला लेवल था, ये क्या आपके पास बेटा, दिस इज़ योर n इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ योर n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये 1 है तो ये होगा E1, और ये 2 है तो ये होगी E2। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर गया E2 में ना, तो आपके पास डिफरेंस हमेशा हम करते हैं बेटा फाइनल माइनस इनिशियल में से, हमेशा हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना, कम को में से तो ज़्यादा को माइनस नहीं करेंगे। तो फाइनल लेवल आपका E2 लेवल था और इनिशियल लेवल था आपका E1 लेवल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, वापस आया, तो जो एनर्जी एमिट की वो क्या थी, डेल्टा E के बराबर। तो जो भी एनर्जी होगी वो आपकी डेल्टा E के यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसमें फिगर में ये चीज़ देख भी सकते हैं, E1, E2, E3, E4, E5। अच्छा, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट आ गई, ये मैंने आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम समझा दिया था। तो आज का बेटा इतना ही लेक्चर है, इन दोनों थ्योरीज को पढ़ें
और समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आइसोटोप्स बता चुकी हूँ, मैं रिवाइज़ कर दूँगी और आपको ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन मैंने समझा दिए थे, एक दफ़ा आपके साथ फिर रिवाइज़ कर लूँगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल और सब शेल्स मैंने आपको समझाए थे, तो मैं आपको अब उसके बाद जो चीज़ डिटेल में समझाऊँगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपने इसकी फिर प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ, और इसकी हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है जो हमारे पास है। ठीक है, चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।